नमस्कार। और एक और बहुत ही शानदार गहन चर्चा में स्वागत है। सूची में जो प्रश्न दिए गए हैं, मैं उन्हें और उनके चारों विकल्पों ए, बी, सी, डी को सामने रखूंगी। फिर हम सही उत्तर पर चर्चा करेंगे और स्रोत में दी गई व्याख्या को समझेंगे। चलिए, अपनी सूची के पहले प्रश्न से इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? स्रोत में जो विकल्प दिए गए हैं वे हैं ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। देखिए, अक्सर परीक्षाओं में ये अलग-अलग तारीखें भ्रम पैदा करने के लिए ही दी जाती हैं। ये भ्रम बहुत आम है और यहीं पर स्पष्टता की जरूरत होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, यानी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो स्रोत में दी गई व्याख्या में छिपी है। व्याख्या ये स्पष्ट करती है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, जिसका मतलब है कि उसे अडॉप्ट कर लिया गया था, पर लागू नहीं हुआ था। बिल्कुल, उसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। अंगीकृत होना और लागू होना, ये दो अलग शब्द पूरी कहानी बदल देते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो संविधान सभा के नेतृत्व से जुड़ा है। प्रश्न 2 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं इसके? इसके विकल्प है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार पटेल। इसका सही उत्तर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। स्रोत में दी गई व्याख्या इस बात पर जोर देती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये पद संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को दिशा देने के लिए सबसे अहम था। यहाँ पर चर्चा को थोड़ा और रोचक बनाते हैं, क्योंकि सूची का तीसरा प्रश्न इसी नेतृत्व से जुड़ा है और अक्सर लोग इन दो महान हस्तियों के बीच उलझ जाते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। तो प्रश्न 3 है, संविधान की प्रारूप समिति, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष कौन थे? विकल्प फिर से लगभग वही हैं, ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी सरदार पटेल। और यहाँ वो बारीक अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। हाँ, व्याख्या स्पष्ट करती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। पूरी संविधान सभा का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, लेकिन जिस विशेष समिति ने संविधान का मुख्य मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया, उसकी कमान डॉक्टर अंबेडकर संभाल रहे थे। ये अंतर परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अधिकारों की बात करते हैं जो नागरिकों से सीधे जुड़े हैं। सूची का प्रश्न 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। सही उत्तर विकल्प सी है, यानी भाग 3। भाग 3। हाँ, स्रोत की व्याख्या में ये भी जोड़ा गया है कि ये भाग अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फैला हुआ है। ये हिस्सा किसी भी नागरिक के लिए सबसे बुनियादी अधिकारों की बात करता है और इसे बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। और इन्हीं अधिकारों में से एक बहुत ही खास अधिकार का जिक्र प्रश्न 5 में किया गया है। प्रश्न 5 पूछता है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसके लिए विकल्प दिए गए हैं, ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर डी धार्मिक स्वतंत्रता। ये एक बेहद शक्तिशाली अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिल्कुल। स्रोत की व्याख्या साफ तौर पर बताती है कि अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के लिए सबसे अहम ढाल है। बिल्कुल, जीवन की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। अब ये समझना भी दिलचस्प है कि इतने बेहतरीन अधिकार और कानून आए कहाँ से? हाँ, ये छठा प्रश्न होगा। सही कहा। हमारा प्रश्न 6 इसी पर है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? विकल्प है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर डी उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी यानी इन सभी देशों से। हाँ,
स्रोत की व्याख्या विश्लेषणात्मक ढंग से बताती है कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों से प्रेरित है। संविधान निर्माताओं ने किसी एक देश की व्यवस्था तक खुद को सीमित रखने के बजाय पूरी दुनिया के अलग अलग संविधानों की सबसे अच्छी बातों को अपने देश की जरूरत के हिसाब से अपनाया। ये संविधान की व्यापकता को ही दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का एक अद्भुत संगम है हमारा संविधान। अब हम देश के सर्वोच्च पद की बात कर लेते हैं। प्रश्न 7 है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यहाँ विकल्प दिए गए हैं। ए जनता, बी संसद, सी निर्वाचक मंडल या डी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का चुनाव एक बहुत ही खास प्रक्रिया है, इसलिए इसका सही उत्तर सी निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। वही व्याख्या इसे बहुत अच्छे से समझाती है। निर्वाचक मंडल में संसद और विधायक शामिल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश की जनता सीधे तौर पर वोट डालकर राष्ट्रपति नहीं चुनती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वे इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से होने वाला ये चुनाव लोकतांत्रिक ढांचे की गहराई दिखाता है। लेकिन इस पूरे ढांचे और संविधान की रक्षा कौन करता है? यही हमारा अगला सवाल होना चाहिए। हाँ, यही हमारा प्रश्न 8 है। संविधान का संरक्षक कौन है? विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय या डी संसद। इसका सही उत्तर सी सर्वोच्च न्यायालय है और स्रोत की व्याख्या इसका कारण भी बताती है। व्याख्या के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा? हाँ, अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक सकता है। इसी शक्ति के कारण उसे संविधान का असली रक्षक या संरक्षक माना जाता है। न्यायिक समीक्षा वास्तव में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब हम संविधान में समय समय पर हुए बदलावों यानी संशोधनों की तरफ मुड़ते हैं। सूची का प्रश्न 9 है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? इसके विकल्प पढ़िए। विकल्प है ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन और डी 61वां संशोधन। सही उत्तर ए 42वां संशोधन है। व्याख्या यह स्पष्ट करती है कि इन मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में? हाँ, कर्तव्यों का ये जुड़ाव देश के नागरिकों को ये याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये साल 1976 और 42वां संशोधन बहुत बार सामने आता है, लेकिन इससे पहले देश की मूल संरचना को लेकर प्रश्न 10 पर आते हैं। भारत एक डैश राज्य है। रिक्त स्थान के लिए विकल्प है ए एकात्मक, बी संघटवक, सी राजतंत्रीय या डी सैन्य। इसका सही उत्तर बी संगठमक है। स्रोत की व्याख्या कहती है कि संगठमक का अर्थ है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल। यहाँ शक्तियां केवल एक केंद्र के पास केंद्रित नहीं हैं, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच एक व्यवस्थित तरीके से बंटी हुई हैं। और अब वापस उसी मशहूर संशोधन पर चलते हैं जिसका जिक्र हमने प्रश्न 9 में किया था। प्रश्न 11 है, प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संशोधन से जोड़े गए? विकल्प है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर सी 3 है। व्याख्या में वो तीनों महत्वपूर्ण शब्द भी बताए गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हाँ, जैसे कि हमने पहले देखा, ये बदलाव भी 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से ही किया गया था। प्रस्तावना में इन शब्दों का जुड़ना देश के मूल चरित्र को और अधिक स्पष्ट करता है। ये 3 शब्द किसी भी परीक्षा के लिए बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियों की तरफ। प्रश्न 12 पूछता है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? विकल्प हैं ए 10, बी 12, सी 14, डी 8। सही उत्तर बी 12 है। व्याख्या बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताती है कि वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 हैं? हाँ, मूल संविधान और आज के परिदृश्य में संख्याओं का ये अंतर अक्सर सवालों में फंसाता है, इसलिए ये 12 का आंकड़ा मजबूती से याद रखना चाहिए। बिल्कुल, संख्याओं का ये खेल बहुत ही दिलचस्प है। अनुसूचियों के बाद संविधान के भागों की बात करते हैं। प्रश्न 13 है, राज्य के निदेशक तत्व किस भाग में है? विकल्प है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। इसका सही उत्तर बी भाग 4 है। हमने पहले प्रश्न 4 में देखा था कि भाग 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। उसके ठीक बाद भाग 4 राज्य नीति के निदेशक तत्वों की बात करता है। ठीक बाद आता है। बिल्कुल।
स्रोत की व्याख्या ये भी जोड़ती है कि ये तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। सरकार जब भी कोई नीति बनाती है तो उसे इन तत्वों को ध्यान में रखना होता है। अधिकारों और नीतियों के बाद अब एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जो इन सबकी हिफाजत करता है। प्रश्न 14 है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं, ए समानता, बी संवैधानिक उपचार, सी शिक्षा या डी धर्म। ये शायद पूरी सूची का सबसे खास प्रश्न है। इसका सही उत्तर बी संवैधानिक उपचार है। स्रोत में दी गई व्याख्या इसे और भी खास बनाती है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा? हाँ, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। संविधान की आत्मा, ये उपाधि ही इसकी ताकत बताने के लिए काफी है। अब देश में लगने वाले आपातकाल की स्थिति पर विचार करते हैं। प्रश्न 15 है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? विकल्प है, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी सुप्रीम कोर्ट। आपातकाल एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति होती है और इसकी घोषणा करने का अधिकार केवल एक सर्वोच्च पद के पास है। सही उत्तर बी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पास? हाँ, व्याख्या स्पष्ट करती है कि ये ऐतिहासिक और गंभीर घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। प्रश्न 17 है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? विकल्प है, ए 245, बी 250, सी 238 या डी 230। राज्यसभा के लिए सही उत्तर बी 250 है। व्याख्या इस संख्या का एक बहुत ही बेहतरीन गणित समझाती है। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और बाकी 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 18, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? यहाँ विकल्प दिए गए हैं, ए 550, बी 552, सी 545 और डी 500। ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से समझने वाला है। स्रोत के अनुसार सही उत्तर बी 552 है। 552? हाँ, व्याख्या इसे इस तरह बांटती है, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 नामित। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ा गया है। अब एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को जो नामित करने का प्रावधान था, वो समाप्त हो गया है। परीक्षा में बैठने वालों को इस बदलाव को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। विधानसभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? विकल्प हैं, ए क्रिप्स मिशन, बी माउंटबैटन योजना, सी कैबिनेट मिशन, डी वेविल योजना। इस ऐतिहासिक प्रश्न का सही उत्तर सी कैबिनेट मिशन है। व्याख्या बताती है कि इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर साल 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने आगे चलकर भारत का भविष्य लिखा। 1946 में। और अब आज के सत्र का अंतिम और 20वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? विकल्प हैं, ए 1950, बी 1947, सी 1952, डी 1949। इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर ए 1950 है। और अगर सटीक तारीख की बात करें जो व्याख्या में मौजूद है, तो ये 26 जनवरी 1950 है। प्रश्न 21 है, उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? इसके लिए विकल्प हैं, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। इसका उत्तर है बी राज्यसभा। स्रोत में दी गई व्याख्या के अनुसार भारतीय संविधान के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन यानी एक्स ऑफिशियो सभापति होते हैं। ये जो पदेन शब्द है, इसका अर्थ थोड़ा स्पष्ट करेंगे? जी बिल्कुल, इस पदेन शब्द का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस भूमिका के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता। अच्छा। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा, वो अपने आप ही राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी भी संभाल लेगा। ये वास्तव में शासन को सुव्यवस्थित करने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे एक ही उच्च पदस्थ अधिकारी को एक अहम विधायी जिम्मेदारी मिल जाती है। बिल्कुल सही। अब उपराष्ट्रपति की इस दोहरी भूमिका को समझने के बाद देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद की ओर नजर डालना स्वाभाविक है। प्रश्न 22, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे विकल्प हैं, ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल। इस ऐतिहासिक प्रश्न का उत्तर है सी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी। व्याख्या में स्पष्ट किया गया है कि वो 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। यही वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। बिल्कुल, और उसी नवनिर्मित संविधान को बहुत जल्द अपने पहले बदलाव का सामना भी करना पड़ा। ये हमें हमारे अगले सवाल पर ले जाता है। हाँ, ये काफी रोचक हिस्सा है। प्रश्न 23, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? विकल्प हैं ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका सही उत्तर है बी 1951। मतलब संविधान लागू होने के अगले ही साल? जी हाँ, व्याख्या स्पष्ट रूप से बताती है कि 1951 में प्रथम संशोधन किया गया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जोड़े गए। यहाँ ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से तटस्थ होकर केवल संविधान के मूल पाठ और उसमें हुए बदलावों का विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही बात है। हमारा फोकस सिर्फ तथ्यों पर है। अधिकारों की बात चली है तो इसी से जुड़ा अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 24, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? विकल्प है ए सामान्य स्थिति में, बी संसद की अनुमति से, सी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या डी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इसका उत्तर है डी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। दी गई व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अधिकारों के बाद अब देश के धन और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर आते हैं। प्रश्न 25, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? विकल्प है ए 275, बी 276, सी 280 या डी 300। इस प्रश्न का उत्तर है सी अनुच्छेद 280। और इसका गठन कौन करता है? व्याख्या बताती है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। और जहां धन का मामला है वहां उसके खर्च पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। यही हमें हमारे अगले पद की ओर ले जाता है। बिल्कुल। प्रश्न 26, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं, किस अनुच्छेद में है? विकल्प है ए 148, बी 149, सी 150 या डी 151। इसका उत्तर है ए अनुच्छेद 148। और व्याख्या के अनुसार कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये पद जनता के पैसे की निगरानी के लिए बहुत अहम है। वित्तीय पारदर्शिता के साथ साथ लोकतांत्रिक पारदर्शिता भी अनिवार्य है। आइए इसे प्रश्न 27 के माध्यम से समझते हैं। चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प है ए 320, बी 324, सी 326 या डी 330। इसका उत्तर है बी अनुच्छेद 324। जी। व्याख्या में बताया गया है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। कार्यपालिका और महत्वपूर्ण संस्थाओं के इस ढांचे को समझने के बाद अब हमारी चर्चा का विषय थोड़ा बदल रहा है। यहाँ ये बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि अब हम कुछ नए प्रावधानों की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब हम कुछ ऐसे आधुनिक और बुनियादी प्रावधानों की बात करेंगे जो सीधे शासन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 28, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में जोड़ी गई? विकल्प है ए 270, बी 275, सी 300 ए या डी 279 ए। इस आधुनिक आर्थिक बदलाव का उत्तर है डी अनुच्छेद 279 ए। और इसे कब जोड़ा गया? व्याख्या के अनुसार इसे 101वें संविधान संशोधन, जो कि 2016 में हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया। ये काफी बड़ा बदलाव था। अब अर्थव्यवस्था से हटकर पहचान की बात करते हैं। प्रश्न 29, भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? विकल्प है ए भाग 15, बी भाग 16, सी भाग 17 या डी भाग 18। इस प्रश्न का उत्तर है सी भाग 17। व्याख्या स्पष्ट करती है कि आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधान इसमें हैं। अब सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी शक्ति को सीधे गांव तक ले जाने की बात करते हैं। प्रश्न 31, पंचायती राज के संशोधन से जुड़ा है। विकल्प है ए 73वां संशोधन, बी 74वां संशोधन, सी 75वां संशोधन या डी 76वां संशोधन। इसका उत्तर है ए 73वां संशोधन, जो 1992 से जुड़ा है। जी हाँ।
दी गई व्याख्या में बताया गया है कि ये 1992 में लागू हुआ और इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। गांव की बात हो गई तो शहरों को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 31, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? विकल्प है ए 72वां, बी 74वां, सी 76वां या डी 78वां। इसका उत्तर है बी 74वां संशोधन। बिल्कुल। व्याख्या के अनुसार इसके जरिए शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें जी, तो ये दोनों संशोधन यानी 73वां और 74वां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब हम शासन के तीसरे सबसे बड़े स्तंभ यानी न्यायपालिका और विधायी प्रक्रियाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 32, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? विकल्प है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय या डी प्रधानमंत्री। न्यायपालिका की इस शक्ति का उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय। व्याख्या बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक कानून को निरस्त कर सकता है। अब देखते हैं कि संसद के अंदर धन का मामला कैसे सुलझाया जाता है। प्रश्न 33, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? विकल्प है ए 105, बी 108, सी 109 या डी 110। इसका सटीक उत्तर है डी अनुच्छेद 110। और इसकी प्रस्तुति को लेकर भी एक खास नियम है। बिल्कुल, व्याख्या में इस महत्वपूर्ण तथ्य पर जोर दिया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? विकल्प है ए 108, बी 110, सी 112 या डी 123। इसका उत्तर है ए अनुच्छेद 108। और व्याख्या स्पष्ट करती है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। विधायी प्रक्रियाओं को समझने के बाद अब हम शासन के शीर्ष पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आते हैं। प्रश्न 35, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट या डी राज्यसभा। इस प्रश्न का उत्तर है बी राष्ट्रपति। जी, व्याख्या में साफ तौर पर बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। केंद्र सरकार की बात हो गई, अब राज्यों पर आते हैं। प्रश्न 26, माफ कीजिएगा, प्रश्न 36 देखते हैं। कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी संसद। इसका उत्तर भी सी राष्ट्रपति ही है। व्याख्या के अनुसार राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस सब का क्या अर्थ है? अभी तक हमने सामान्य स्थितियों में सरकार, न्यायपालिका और विधायिका के काम करने के तरीके को समझा। जी। लेकिन कोई भी व्यवस्था तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो आपातकाल के लिए तैयार न हो। आइए इन आपातकालीन प्रावधानों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? विकल्प है ए 352, बी 356, सी 360 या डी 365। राज्य स्तर के संकट का उत्तर है बी अनुच्छेद 356, जिसे हम आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। व्याख्या बताती है कि राष्ट्रपति शासन इसी के अंतर्गत लागू होता है। राज्य के संकट के बाद अब पूरे राष्ट्र के संकट की बात करते हैं। प्रश्न 38, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? विकल्प है ए 352, बी 356, सी 360 या डी 370। इसका उत्तर है ए अनुच्छेद 352। और इसकी परिस्थितियां क्या होती हैं? दी गई व्याख्या में सटीक उल्लेख है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसे लगाया जाता है। अब अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट को देखते हैं। प्रश्न 39, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? विकल्प है ए 352, बी 356, सी 360 या डी 365। इस सवाल का उत्तर है सी अनुच्छेद 360। और व्याख्या में एक बहुत ही अनोखा तथ्य उजागर किया गया है कि यह भारत में अब तक कभी लागू नहीं हुआ है। ये वाकई में राहत की बात है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं। जी, आखिरी सवाल। प्रश्न 40, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? विकल्प है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A या डी भाग 5। इस अंतिम प्रश्न का उत्तर है सी भाग 4A। व्याख्या के अनुसार कर्तव्यों की ये जानकारी अनुच्छेद 51A में वर्णित है।
मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए है 352, विकल्प बी 356, विकल्प सी 307 और विकल्प डी 368। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 368। अब अगर स्रोत में दी गई व्याख्या पर गौर करें तो उसमें लिखा है कि ये संशोधन की प्रक्रिया बताता है। प्रक्रिया बताता है। ये प्रक्रिया शब्द बहुत ध्यान खींचने वाला है। एकदम। देखिए, संविधान ये नहीं कहता कि बस बदलाव कर लो, वो एक पूरी प्रक्रिया देता है। मतलब एक व्यवस्थित तरीका। सही कहा। अगर ये प्रक्रिया ना होती तो कोई भी कभी भी कुछ भी बदल देता ना। इसलिए ये अनुच्छेद सिर्फ इजाजत नहीं देता बल्कि एक नियम तय करता है। एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है ये। बदलाव हो पर एक तय रास्ते से। बिल्कुल, यही इस व्याख्या का मूल अर्थ है। तो संविधान में बदलाव का रास्ता तो हमने देख लिया। अब देखते हैं उन संस्थाओं को जो समाज के वर्गों की सुरक्षा तय करती हैं। अगला प्रश्न इस पर है। हाँ, प्रश्न संख्या 42। मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न है, अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? विकल्प इस प्रकार हैं, ए 380, बी 340, सी 342 और डी 344। इसका जो सही उत्तर स्रोत में है वो है विकल्प ए, अनुच्छेद 380। 380। और इसकी व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या बहुत ही सटीक है। इसमें लिखा है एससी आयोग की स्थापना का प्रावधान। स्थापना का प्रावधान, ये शब्द खुद में बहुत ताकतवर लग रहे हैं। हैं ही। देखिए, जब संविधान किसी आयोग की स्थापना का प्रावधान सीधे अपने अनुच्छेद में डालता है तो इसका मतलब है कि वो संस्था किसी आम सरकारी आदेश से नहीं बनी है। मतलब उसका आधार सीधे संविधान से आता है। एकदम सही। ये एक स्थायी ढांचा बनाने की बात है जो सरकार की मर्जी पर निर्भर नहीं है। ये वाकई बहुत गहरी बात निकल कर आई है इस छोटी सी व्याख्या से। चलिए अब एक और ऐसी ही बड़ी संस्था की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 43, जो देश के प्रशासन से जुड़ी है। हाँ, प्रश्न है, यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प ध्यान से सुनिएगा। ए 310, बी 315, सी 320 और डी 325। इसका उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 315। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है क्या? कि अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो स्रोत कहता है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। अब पिछले प्रश्न को याद कीजिए, वहां भी स्थापना की बात थी, एससी आयोग की स्थापना। बिल्कुल। ये एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। संविधान निर्माताओं ने देश चलाने वाले अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया को हवा में नहीं छोड़ा। उन्होंने सीधे अनुच्छेद 315 में उसकी स्थापना दर्ज कर दी। सही कहा। यही पैटर्न दिखाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र रखी गई है। ये ढांचा सच में बेहद मजबूत है। अब संस्थाओं से थोड़ा हटकर देश के सर्वोच्च पद की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रपति से जुड़ा प्रश्न। हाँ, प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विकल्प ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 7 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प सी, 5 वर्ष। पर यहाँ स्रोत में जो व्याख्या दी गई है उस पर रुककर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। व्याख्या में कुछ खास जोड़ा गया है क्या? हाँ, वो सिर्फ 5 वर्ष पर नहीं रुकती। उसमें लिखा है कि पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं। ओ, पुनर्निर्वाचन, ये तो बहुत बड़ा डिटेल है ना? अगर कोई सती तौर पर देखे तो लगेगा 5 साल में बात खत्म, पर पुनर्निर्वाचन शब्द उस पद की निरंतरता को खोल देता है। मतलब अगर व्यवस्था चाहे तो संविधान उन्हें दोबारा उस पद पर आने से रोकता नहीं है। बिल्कुल। 5 साल की सीमा जरूर है, पर वो अंतिम पूर्णविराम नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया संतुलन दिख रहा है यहाँ। एक सीमा भी है और लचीलापन भी। सही पकड़ा। अब प्रश्न संख्या 45 पर चलते हैं। ये भी कार्यकाल के ही बारे में है, पर एक सदन का। प्रश्न है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? विकल्प ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। उत्तर यहाँ भी विकल्प बी ही है, 5 वर्ष, जैसे राष्ट्रपति का देखा हमने। लेकिन अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें, यहाँ भी व्याख्या में कुछ अलग है। बहुत अलग। व्याख्या कहती है आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। 1 मिनट, सामान्य तौर पर 5 साल, लेकिन आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। प्रश्न ने खुद पूछा था सामान्य कार्यकाल, पर जब देश में हालात सामान्य ना हो, आपातकाल हो, तब चुनाव करवाना शायद सुरक्षित ना हो। एकदम सही। और बिना सरकार के देश चल नहीं सकता।
तो स्रोत यही समझा रहा है कि उस विशेष परिस्थिति में कार्यकाल का विस्तार हो सकता है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक अंतर दिखाया संविधान ने सामान्य और आपातकाल के बीच का। दस्तावेज ने हर संकट की पहले से ही कल्पना कर ली थी, ऐसा लगता है। वाकई अचंभित करने वाला है। चलिए अब प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। ये दूसरे सदन की बात करता है जो लोकसभा से बिल्कुल अलग है। राज्यसभा? हाँ। प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ए, निम्न सदन, बी, उच्च सदन, सी, स्थायी समिति या डी, लोक परिषद? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उच्च सदन। और स्रोत की व्याख्या उस अंतर को बिल्कुल साफ करती है जिसकी आपने अभी बात की थी। क्या लिखा है व्याख्या में? उसमें स्पष्ट है, ये स्थायी सदन है, भंग नहीं होता। स्थायी सदन है और भंग नहीं होता। ये तो लोकसभा से बहुत बड़ा अंतर हो गया। बहुत बड़ा। लोकसभा का एक तय अंत है आपातकाल के अलावा, पर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये निरंतरता का प्रतीक है। मतलब देश की संसदीय व्यवस्था कभी भी पूरी तरह खाली नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। एक सदन हमेशा खड़ा रहेगा, ये उस पूरे ढांचे को एक स्थायित्व देता है। एक तरफ बदलाव की गुंजाइश और दूसरी तरफ एक स्थायी स्तंभ। खूबसूरत व्यवस्था है। हाँ, बहुत सोच समझ के बनाई गई है। अब इन तकनीकी बातों से निकलकर सीधे संविधान की आत्मा की तरफ चलते हैं। जी। प्रश्न संख्या 47 प्रस्तावना के बारे में है ये। सही कहा। प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? विकल्प ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? इसका सटीक उत्तर विकल्प सी है, यानी 4। और स्रोत की व्याख्या में इन चारों आदर्शों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4? वो हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। आइए इनको एक एक करके दोहराते हैं। पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा समानता और चौथा बंधुता। ये 4 शब्द नहीं है बस, ये राष्ट्र निर्माण की नींव हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले जितने भी अनुच्छेद हमने देखे, एससी आयोग हो या लोकसभा, सब इन्हीं आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए ही तो है। एकदम सही पकड़ा आपने। न्याय और समानता को लाना ही तो उन संस्थाओं का काम है। स्रोत ने बहुत ही सटीक तरीके से इन 4 स्तंभों को पहचाना है। सच में। अब इन्हीं आदर्शों से जुड़े एक और व्यवहारिक मुद्दे पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48, नागरिकता पर। जी। प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई? विकल्प ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी फ्रांस? उत्तर है विकल्प बी ब्रिटेन। और स्रोत की व्याख्या इस बात पर अपना पूरा ध्यान लगाती है कि इस एकल नागरिकता का असली अर्थ क्या है। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या साफ साफ कहती है, भारत में केवल एक ही नागरिकता है। केवल एक ही पर जो जोर है वो बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कोई विभाजन नहीं है। देश राज्यों में बटा हुआ जरूर है प्रशासन के लिए, लेकिन राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं है। सही। जैसे कुछ देशों में आप राज्य के भी नागरिक होते हैं, पर यहाँ ब्रिटेन से प्रेरित होकर पूरे देश के लिए एक ही पहचान रखी गई है। ये तो उसी बंधुता के आदर्श को मजबूत कर रहा है ना, जिसके हम अभी बात कर रहे थे। वो ही बात है। ये देश को जोड़ने वाला सबसे बड़ा धागा है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 49 पर। ये प्रश्न संविधान के समग्र चरित्र के बारे में है। हमने जो भी देखा अभी तक उसका एक निचोड़ है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ इस प्रश्न की। प्रश्न है, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? विकल्प ए कठोर, बी लचीला, सी कठोर व लचीला दोनों या डी अलिखित? उत्तर सी है, कठोर व लचीला दोनों। यहाँ मुद्दा वाकई बहुत रोचक हो जाता होता ही है, क्योंकि स्रोत की व्याख्या बहुत ही कम शब्दों में बता देती है कि ये विरोधाभास क्यों है। व्याख्या सुनिए। कुछ संशोधन सरल, कुछ विशेष बहुमत से। अरे ये तो वापस उसी अनुच्छेद 367 पर ले गए हमें। प्रश्न 41 जहां से हमने शुरुआत की थी। एकदम सही जोड़ा आपने। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दस्तावेज कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ बदलना हो तो सरल तरीके से हो जाता है। ये हुआ इसका लचीलापन। और जहां जहां किसी बड़े बदलाव की जरूरत हो वहां विशेष बहुमत चाहिए। हाँ, जो आसानी से मिलता नहीं, ये इसकी कठोरता है। ये संतुलन तो वाकई कमाल का है। न इतना कठोर कि बदला ना जा सके और ना इतना लचीला कि कोई भी अपनी मर्जी चला ले। और यही मिश्रण इसको एक जीवंत दस्तावेज बनाता है, एक जिंदा व्यवस्था। इसी जीवंतता के साथ हम आज के इस डीप डाइव के अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं। स्रोत का प्रश्न संख्या 50, जो शायद सबसे बुनियादी प्रश्न है। हाँ, प्रश्न है, भारत को किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ कहा गया है? विकल्प है ए अनुच्छेद 1,
बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, अनुच्छेद 1। और स्रोत ने जो इसकी व्याख्या दी है वो सच में शक्तिशाली है। वो इसके असली शब्दों को सामने रखती है। वो शब्द क्या है? व्याख्या में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये बस एक वाक्य नहीं लगता। ये इस पूरे देश के अस्तित्व और पहचान की सबसे पहली घोषणा है। सही कहा। राज्यों का संघ होने का मतलब है कि राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकते। ये वो बुनियाद है जिस पर नागरिकता, संसद और संशोधन की पूरी इमारत टिकी हुई है।